हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का पूरा समरी करवाने जा रहा हूँ जो गुजरात जुडिशरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गुजरात जुडिशरी में ये माइनर एक्ट है जो सिलेबस का हिस्सा है। तो यहाँ पे मैं द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का पूरा समरी करवाने जा रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम प्रिलिमिनरी पॉइंट्स ऑफ व्यू एमसीक्यू के लिए। तो ये एक्ट जो है वो 20th नंबर था 1958 में जो अमेंड किया गया था। मतलब 1958 में ये 20th नंबर का एक्ट था जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ये एक दो बार दूसरे स्टेट में पूछा गया हुआ है। तो 1958 में ये 20th नंबर का एक्ट है जो इम्प्लीमेंट किया गया। ये एक्ट में टोटल 19 सेक्शंस है। अब देखो ये एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? हेट क्राइम नॉट द क्रिमिनल। तो यहाँ पे क्रिमिनल को यहाँ पे और एक चांस देने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट को बनाया गया है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 को हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 एंड नाउ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के साथ कनेक्ट करके पढ़ना है। जहां जहां पे भी ये नए एक्ट के साथ सीआरपीसी 1973 के साथ कनेक्टेड है वो मैं आपको बता दूंगा ये वीडियो में कहां कहां पे हमें सीआरपीसी 1973 के सेक्शंस को पढ़ना है। एनफोर्समेंट डेट, ये एक्ट 16 मई 1958 को एनफोर्स किया गया, बट ये स्टेट प्रोविजन एक्ट है। गुजरात में इसको 18 दिसंबर 1964 में अमेंड किया गया है। सेक्शन 1, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये पर्टिकुलर एक्ट जो है ये स्टेट प्रोविजन में, तो स्टेट चाहे तो अपने स्टेट में कौन से तारीख को इंप्लीमेंट करना चाहता है, एनफोर्स करना चाहता है, तो हर एक स्टेट का एनफोर्समेंट डेट अलग रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट इज कोड। कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है ये पर्टिकुलर कोड, सीआरपीसी जो है हमारा। प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर और रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 में जो हमारा मेन है प्रोबेशन ऑफिसर यहाँ पे बताया गया है। ये पर्टिकुलर एक्ट में दो बाइफर्केशन है, एक यहाँ पे पनिशमेंट की बात कर रहे हैं और एक यहाँ पे पावर्स ऑफ ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं। ये पूरे एक्ट में पनिशमेंट, पी फॉर पनिशमेंट एंड पी फॉर पावर्स ऑफ ऑफिसर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे powers of court to release certain offenders after admonition, very important section, section 3 में बताया गया। सेक्शन 3 में एडमोनिशन की बात कर रहे हैं। एडमोनिशन मतलब क्या है कि अगर किसी ने सजा की है, कोई पर्टिकुलर क्राइम किया हुआ है, ऑफेंस किया हुआ है जो इतना ग्रीवियस नेचर का नहीं है, तो वहां पे उसको वार्निंग देके उसको सजा नहीं देंगे। वहां पे उसको वार्निंग दिया जाएगा बट उसको पनिश नहीं किया जाएगा। तो कब कब ये क्राइटेरिया है जहां पे उसको वार्निंग दिया जाएगा बट पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा? तो वेर एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 379 जो कि थेफ्ट है, सेक्शन 380 जो थेफ्ट एट ड्वेलिंग हाउस है, और सेक्शन 381 थेफ्ट बाय सर्वेंट और क्लर्क, और सेक्शन 404 मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज पर्सन, और section 420 of IPC that is cheating, or any offense punishable with imprisonment for not more than 2 years or with fine or with both under the Indian Penal Code or under any other law। तो देखो एडमोनिशन कब किया जा सकता है, वार्निंग कब किया जा सकता है? अगर किसी ऑफेंडर ने सेक्शन 379 कमिट किया है या सेक्शन 380, 381, 404 या 420 या फिर कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट जो है 2 साल से कम है, 2 साल या 2 साल से कम है, चाहे वो आईपीसी में दिया हुआ है या फिर कोई क्रिमिनल लॉ में, अदर देन आईपीसी कोई भी क्रिमिनल लॉ में, and no previous conviction is proved against him, and the court by which the person is found guilty is of opinion that
having regard to the circumstances of the case, including the nature of the offense and the character of the offender, it is expedient so to do that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him to any punishment or releasing him on probation of good conduct under section 4, release him after due admonition. तो देखो यहाँ पे जो भी ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 2 साल या 2 साल से कम है और वही ऑफेंडर का कोई भी अगर प्रीवियस कन्विक्शन रिकॉर्ड नहीं है, मतलब इससे पहले भी उसको कोई भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिली होनी चाहिए, तो वो केस में सर्कमस्टेंसेस को देख के और नेचर ऑफ ऑफेंस को देख के कोर्ट उसको एडमोनिशन ग्रांट कर सकता है. एडमोनिशन मतलब वार्निंग देख के उसको पनिश नहीं करेगा, उसको वार्निंग दे देगा कि अगली बार से ये चीज नहीं होना चाहिए. तो ये एडमोनिशन है, आपको वार्निंग दिया जा रहा है बट आपको पनिश नहीं किया जा रहा है. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, previous conviction against the person shall include any previous order made against him under this section or section 4. तो देखो previous conviction में उसको जेल की सजा या फिर सेक्शन 3 भी, मतलब इससे पहले भी उसको एडमोनिशन नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज वो उसको पनिशमेंट मिल जाएगा. आज आपने एक ऑफेंस किया हुआ है जहां पे आपको वार्निंग मिल रही है, वापस आप कोई ऐसा ऑफेंस करो जिसकी सजा 2 साल से कम है, तो वहां पे आपको इसका एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, यहां पे इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. एक बार आपने कोई ऑफेंस किया जिसकी पनिशमेंट 2 साल से कम है, दूसरी बार आपने कोई ऑफेंस किया हुआ है जिसकी पनिशमेंट अगेन 2 साल से कम है, तो दूसरे कमिटमेंट पे आपको पनिशमेंट मिलेगी, वहां पे आप सेक्शन 3 का बेनिफिट नहीं ले सकते. तो अगर प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है तो ही आप सेक्शन 3 का बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट. तो देखो सेक्शन 3 में एमसीक्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से केसेस में द ऑफेंडर को एडमोनिशन का ग्रांट मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है. तो सेक्शन 379 जो थेफ्ट की बात कर रहा है, 380 थेफ्ट एट ड्वेलिंग हाउस, 381 थेफ्ट बाय सर्वेंट और क्लर्क, सेक्शन 404 मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड पर्सन और सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी. दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन जो यहाँ पे फ्रेम हो रहा है कि कितने पनिशमेंट तक वहां पे एडमोनिशन आपको ग्रांट किया जा सकता है. तो अप टू 2 years और नॉट मोर देन 2 years, या 2 years या लेस. तो यहाँ पे 2 साल से कम है तो वहां पे उसको एडमोनिशन का बेनिफिट मिल जाएगा. जहां पे भी उसका पनिशमेंट जो है 2 साल से ज्यादा है तो वहां पे उसको एडमोनिशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. एंड थर्ड एमसीक्यू क्वेश्चन कि यहाँ पे उसका कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एडमोनिशन का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा. ये सेक्शन 3 में बात हो रही है. सेकेंड इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट विच टॉक्स अबाउट पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट. अब देखो यहाँ पे प्रोबेशन की बात कर रहे हैं, आपको पनिशमेंट तो मिल रही है बट कुछ पीरियड तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. आपको जेल में रहने के लिए नहीं कह रहे, फिर वापस आपको जेल में रखा जाएगा बट कुछ समय के लिए आपको प्रोबेशन पे रिलीज किया जाएगा. तो ये कौन से सिचुएशन में होता है? व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी इज ऑफ द ओपिनियन दैट having regard to the circumstances of the case, including the nature of the offense and the character of the offender, it is expedient to release him on probation of good conduct. Then, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct that, हम लोग आगे देख रहे हैं. तो यहाँ पे प्रोबेशन कब आपको ग्रांट किया जा सकता है? तो पहली बात कि आपने जो भी ऑफेंस किया हुआ है उसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए, LI. तो आप कोई भी ऑफेंस कर रहे हो जिसका पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, वहां पे आपको प्रोबेशन मिल सकता है. दूसरा क्या क्राइटेरिया है? प्रोबेशन आपको मिल रहा है गुड कंडक्ट के लिए, गुड बिहेवियर के लिए. आप आगे जाके कोई ऑफेंस कंडक्ट नहीं करोगे या फिर न्यूसेंस नहीं क्रिएट करोगे, तब जाके आपके कैरेक्टर को देख के यहां पे कोर्ट आपको प्रोबेशन ग्रांट कर सकता है.
Further, he be released on his entering into a bond with or without sureties to appear and receive sentence when called upon during such period. तो देखो आपको प्रोबेशन पे छोड़ रहा है, ऐसा नहीं कि आपको रिलीज कर दिया जा रहा है, आपको जेल में नहीं रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा बट आपको कुछ समय के लिए रिलीज कर रहे हैं, चाहे वो बॉन्ड के साथ हो विथ और विदाउट श्योरिटी. तो कोर्ट आपको डायरेक्ट कर सकता है कि एक बॉन्ड आप करवा लीजिए साइन विथ और विदाउट श्योरिटी, ताकि आपको जब भी कोर्ट में बुलाया जाए आप अपीयर हो सको. Not exceeding 3 years as the court may direct, and in the meantime to keep the peace and be of good behavior, provided that the court shall not direct such release of an offender unless it is satisfied that the offender or his surety, if any, has a fixed place of abode or regular occupation in the place over which the court exercises jurisdiction, or in which the offender is likely to live during the period for which he enters into the bond. Before making any order under subsection 1, the court shall take into consideration the report, if any, of the probation officer concerned in relation to the case. अब देखो यहाँ पे प्रोबेशन जो है वो ग्रांट किया जा सकता है बॉन्ड के साथ विथ और विदाउट श्योरिटी, बट जो भी प्रोबेशन पीरियड आपको ग्रांट किया जा रहा है, आपको अलाउ किया जा रहा है, वो 3 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता. इसका मतलब मैक्सिमम पीरियड अ कोर्ट कैन ग्रांट अ प्रोबेशन इज फॉर 3 years, नॉट मोर देन दैट. तो देखो यहाँ पे सेक्शन 4 में प्रोबेशन की बात कर रहे हैं. एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन कि प्रोबेशन आपको कब ग्रांट किया जा सकता है, जब आपने कोई ऑफेंस किया हुआ है बट उसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तब जाके आपको प्रोबेशन ग्रांट किया जा सकता है. प्रोबेशन ग्रांट किस कंडीशन पे किया जा सकता है, तो बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटी के साथ कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकता है. और वो प्रोबेशन पीरियड जो है मैक्सिमम कितने पीरियड तक हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर है 3 years. मैक्सिमम ग्रांट जो आपको अलाउ किया जा सकता है प्रोबेशन पीरियड के लिए वो 3 years है. उसी के कंटिन्यूएशन में है सेक्शन 4 के. When an order under subsection 1 is made, the court may, if it is of the opinion that in the interest of the offender and of the public, it is expedient so to do, in addition, pass a supervision order directing that the offender shall remain under the supervision of a probation officer named in the order during such period, not being less than 1 year, as may be specified therein, and may, in such supervision order, impose such condition as it deems necessary for the due supervision of the offenders. अब देखो सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 क्या कहता है. अगर कोर्ट को अभी भी इंक्वायरी स्टेज पे रखना है या फिर वो श्योर नहीं है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंडर को प्रोबेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ऑफ गुड बिहेवियर, गुड कंडक्ट, तो वो क्या करेंगे, एक प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जो वो ऑफेंडर को सुपरवाइज करेगा. कितने टाइम पीरियड के लिए, एटलीस्ट फॉर 1 year, एटलीस्ट 1 साल तक वो देखेगा कि उसका बिहेवियर क्या है, क्या वो पब्लिक में न्यूसेंस तो नहीं कर रहा है या फिर और फर्दर कोई क्राइम कमिट नहीं कर रहा है. अगर 1 साल के बाद प्रोबेशन ऑफिसर अगर रिपोर्ट में भेजता है कि नहीं ही इज फिट टू गेट द प्रोबेशन पीरियड, दैट मीन्स वो ग्रांट कर रहा है, पॉजिटिव लिख रहा है कि हाँ इसको गुड बिहेवियर में प्रोबेशन मिलना चाहिए, तो कोर्ट अकॉर्डिंगली प्रोबेशन पीरियड ग्रांट कर देगा. बट अगर उसकी रिपोर्ट में नेगेटिव है दैट ही इज नॉट फिट टू गेट दिस प्रोबेशन अवार्ड, तो वहां पे कोर्ट उसका रिजेक्ट कर देगा. तो यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसल्ट कर रहा है, कोर्ट को कंसल्ट कर रहा है कि क्या ये ऑफेंडर को प्रोबेशन अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं. तो अगर उसके रिपोर्ट में पॉजिटिव है तो मिल जाएगा, अगर नेगेटिव है तो उसको ग्रांट नहीं मिलेगा. तो एटलीस्ट 1 साल तक, ये 4th एमसीक्यू क्वेश्चन जो यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, एटलीस्ट 1 साल तक प्रोबेशन ऑफिसर को मॉनिटर करना है, सुपरवाइज करना है, तब जाके उसका रिपोर्ट जो है फॉरवर्ड किया जाएगा. The court making a supervision order under subsection 3 shall require the offender before he is released to enter into a bond with or without sureties to observe the conditions specified in such order and such additional conditions with respect to residence, abstentions from intoxicants or any other matter
as the court may, having regard to the particular circumstances, consider fit to impose for preventing a repetition of the same offence or a commission of other offence by the offender. हालांकि एमसीक्यू में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब वो सुपरविजन में है, वो प्रोबेशन ऑफिसर जब सुपरवाइज कर रहा है, वहां पे भी अगर रिक्वायरमेंट है तो ऑफेंडर से बॉन्ड किया जा सकता है विथ और विदाउट श्योरिटीज, और वो टाइम पीरियड के लिए एटलीस्ट फॉर 1 ईयर वो ऑब्जर्व करेगा कि वो कोई भी इंटॉक्सिकेशन तो नहीं कर रहा है, दारू पी रहा है, या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी या कंजप्शन तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर न्यूसेंस या बैड बिहेवियर पब्लिक में नहीं कर रहा है, ये ऑब्जर्व करेंगे. The court making a supervision order under subsection 3 shall explain to the offender the terms and conditions of the order and shall forthwith furnish one copy of the supervision order to each of the offenders, the sureties if any, and the probation officer concerned. तो जब भी वो ऑफेंडर से बॉन्ड किया जाता है विथ और विदाउट श्योरिटीज, वो पर्टिकुलर बॉन्ड का कॉपी ऑफेंडर को, चाहे एक से ज्यादा तो हर एक ऑफेंडर को, हर एक श्योरिटीज को, प्रोबेशन ऑफिसर को एक कॉपी दिया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है. हालांकि अगेन ये एमसीक्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है. सेक्शन 5, पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर्स टू पे कंपेंसेशन एंड कॉस्ट. The court directing the release of an offender under section 3 or section 4 may, if it thinks fit, make at the same time a further order directing him to pay such compensation as the court thinks reasonable for loss or injury caused to any person by the commission of the offence, and such cost of the proceeding as the court thinks reasonable. The amount ordered to be paid under subsection 1 may be recovered as a fine accordance with the provision of section 386 and 387 of the code. A civil court trying any suit arising out of the same matter for which the offender is prosecuted shall take into account any amount paid or recovered as compensation under subsection 1 in awarding damages. Section 5 में एक ही चीज आपको याद करना है कि यहाँ पे कंपेंसेशन एंड कॉस्ट इंपोज किया जा सकता है ऑन द ऑफेंडर्स बाय द कोर्ट. सेक्शन 5 में एमसीक्यू से रिलेटेड एक ही क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं कि वहां पे कोर्ट के पास पावर है कि वो ऑफेंडर से कंपेंसेशन एंड कॉस्ट दोनों कलेक्ट कर सकते हैं. पनिशमेंट के अलावा यहाँ पे कॉस्ट और कंपेंसेशन भी कलेक्ट किया जा सकता है. सेक्शन 6, restriction on imprisonment of offenders under 21 years of age. Very important. When any person under 21 years of age is found guilty of having committed an offense punishable with imprisonment but not with imprisonment for life, the code by which the person is found guilty shall not sentence him to imprisonment unless it is satisfied that, having regard to the circumstances of the case, including the nature of the offence and the character of the offender, it would not be desirable to deal with him under section 3 or section 4, and if the court passes any sentence of imprisonment on the offender, it shall record its reason for doing so. अब यहां तक देखो क्या कह रहा है. सेक्शन 6 कह रहा है कि अगर कोई भी ऑफेंडर जिसकी एज 21 ईयर्स या उससे कम है, अगर उसने कोई भी ऑफेंस किया हुआ है जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ भी आप बोल सकते हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ नहीं है, वहां पे अगर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के क्राइटेरिया में वो फॉल होता है. सेक्शन 3 मतलब एडमोनिशन की हमने बात की थी और सेक्शन 4 प्रोबेशन की बात की थी. अगर वो दो क्राइटेरिया में फॉल हो रहा है तो उसको पनिशमेंट पहले नहीं दिया जाएगा. बट अगर कोर्ट को लग रहा है कि नहीं वो सेक्शन 3 और 4 में फॉल नहीं हो रहा है, मतलब उसने बहुत ही सीरियस ऑफेंस किया हुआ है या फिर इज नॉट एलिजिबल टू गेट द प्रोबेशन अवार्ड, तो वहां पे कोर्ट को रिकॉर्ड में लिखना है, रीजंस लिखने हैं कि क्यों उसने उसको पनिशमेंट की है और उसको एडमोनिशन या उसको प्रोबेशन अलाउ नहीं किया गया. तो सेक्शन 6 में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है वो है कौन से एज लिमिट तक आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है उसको पनिश करने के लिए ऑफेंडर को. तो यहां पे आंसर है 21 इयर्स एंड लेस. मैक्सिमम 21 इयर्स तक उसकी एज होनी चाहिए जहां पे कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आपको डायरेक्ट उसको सजा नहीं देना है.
सेक्शन 7 रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। तो देखो हमने सेक्शन 4 में देखा था कि प्रोबेशन ऑफिसर जो रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है 1 साल के सुपरविजन के बाद, वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहता है, वो कभी भी डिस्क्लोज किसी को भी नहीं किया जाता है। सेक्शन 8 वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। अब देखो जो भी वेरिएशंस हो रहे हैं कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन के, मतलब आपके बॉन्ड में विथ और विदाउट श्योरिटी, जो भी वेरिएशंस है कोर्ट कर सकता है वेरिएशन, बट अगेन वो प्रोबेशन का पीरियड जो है वो 3 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। मैं एक बार सेक्शन पढ़ लेता हूं। If on the application of a probation officer, any court which passes an order under section 4 in respect of an offender is of the opinion that in the interest of the offender and the public, it is expedient or necessary to vary the condition of any bond entered into by the offender, it may at any time during the period when the bond is effective vary the bond by extending or diminishing the duration thereof so, however, that it shall not exceed 3 years from the date of the original order, or by altering the condition thereof, or by inserting additional condition therein. तो देखो कोर्ट चाहे तो कभी भी बॉन्ड्स के कंडीशंस को वेरिएशन कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, बॉन्ड का जो अमाउंट है उसमें चेंजेस कर सकता है। बट जब भी अल्टरेशन या चेंजेस कर रहा है, जो आपका ओरिजिनल ऑर्डर था प्रोबेशन का, वहां से लेके जो भी चेंजेस कर रहा है मैक्सिमम 3 साल तक ही उसका वैलिडेशन है, उसके बाद नहीं। इसका मतलब कि क्या कह रहा है कि जब भी ओरिजिनल ऑर्डर किया गया है 3 साल तक ही उसको प्रोबेशन अवार्ड मिल सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं। इन बिटवीन आप जितना भी वेरिएशन चाहो आप कर सकते हो, बट उसका एक्सटेंशन नहीं होगा प्रोबेशन पीरियड का। तो यहां पे एमसीक्यू का क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है कि सेक्शन 8 में वेरिएशन ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रोबेशन कहा गया है, बट कोई भी वेरिएशन में ये जो 3 इयर्स का मैक्सिमम लिमिट है वो एक्सटेंड नहीं होगा। सेक्शन 9 प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड, सेंटेंस हिम फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, और वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, देन विदाउट प्रेजुडिस to the continuance in force of the bond, impose upon him a penalty not exceeding 50 rupees। अब देखो जो हमने बॉन्ड करवाया हुआ है वो ऑफेंडर से, अगर वो बॉन्ड का कंप्लायंस नहीं कर रहा है वो ऑफेंडर, तो या फिर उसको सजा मिल जाएगी, पनिशमेंट मिल जाएगी, जो ओरिजिनल ऑफेंस उसका था उसका जो ओरिजिनल पनिशमेंट था वो उसको ग्रांट किया जाएगा, या फिर अगर फर्स्ट टाइम वो ऑफेंडर ने बॉन्ड कंप्लाई नहीं किया हुआ है तो मैक्सिमम पेनल्टी 50 रुपीज उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। तो सेक्शन 9 में एमसीक्यू जो फ्रेम किया जा सकता है, मैक्सिमम पेनल्टी विच कैन बी इम्पोज्ड ऑन फेलियर टू कंप्लाई विद द बॉन्ड इज ₹50 आपका आंसर है, या फिर उसको सजा मिल जाएगी जो उसने ऑफेंस किया हुआ है। सेक्शन 11 कोर्ट्स competent to make order under the act, appeal and revision, and powers of court in appeal and revision, notwithstanding anything contained in the code or any other law. An order under this act may be made by any court empowered to try and sentence the offenders to imprisonment, and also by the High Court or any other courts when the case comes before it on appeal or in revision. Notwithstanding anything contained in the code, where an order under section 3 or section 4 is made by any court trying the offender other than a high court, an appeal shall lie to the court to which appeal ordinarily lie from the sentence of the former court. When an order has been made under section 3 or section 4 in respect of an offender, the appellate court or the high court in the exercise of its power of revision may set aside such order and in lieu thereof pass sentence on such offender according to the law. अब देखो यहाँ पे दो चीजों की बात कर रहे हैं सेक्शन 11 में, अपील एंड रिवीजन। अब देखो सेक्शन 11 में मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूं। कोड हमने जो स्टार्टिंग में देखा डेफिनेशन में सेक्शन 2A में कोड में हम लोग सीआरपीसी को फॉलो कर रहे हैं। सीआरपीसी में आपको हायरार्की बताया गया है
JMSC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फिर सेशन कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है अपील के लिए। अगर JMFC के पास कोई पेंडिंग केस है तो वो कहाँ पे जाएगा, CGM के पास जाएगा। CGM के पास कोई केस है तो वो कहाँ पे जाएगा, सेशन कोर्ट के पास जाएगा। सेशन कोर्ट में कोई पेंडिंग केस है तो उसका अपील कहाँ पे जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। तो जो ये हायरार्की है उसी को फॉलो किया जाएगा यहाँ पे भी। आज सपोज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास कोई पेंडिंग केस है तो वहां पे वो सेशन कोर्ट के पास जाएगा। क्यों, हायरार्की में वही उसका एपेलेट बॉडी है। तो CRPC में जो हायरार्की बताया गया है उसी को यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए रिलेटिंग टू अपील एंड रिवीजन, CRPC में जो हायरार्की बताया गया है, पावर्स ऑफ कोर्ट सेक्शन 26 में बताया गया है, उसी को फॉलो किया जाएगा। सेक्शन 13 वेरी इंपॉर्टेंट, हमने डेफिनेशन में देखा था प्रोबेशन ऑफिसर। तो प्रोबेशन ऑफिसर को सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है। अ प्रोबेशन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट shall be a person appointed to be a probation officer by the state government or recognized as such by the state government, or a person provided for this purpose by a society recognized in this behalf by the state government, or in any exceptional case any other person who in the opinion of the court is fit to act as a probation officer in the special circumstances of the case. A court which passes an order under section 4 or the district magistrate of the district in which the offender for the first time being resides may at any time appoint any probation officer in the place of the person named in the supervision order. तो देखो यहाँ पे MCQ के क्वेश्चंस कौन से फ्रेम किए जा सकते हैं, प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है, तो यहाँ पे स्टेट प्रोविजन है, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर रहा है, या फिर सोसाइटी अपॉइंट कर सकती है विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सोसाइटी जो है अगर वो किसी पर्सन का नाम सजेस्ट करता है और स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है तो उसको प्रोबेशन ऑफिसर बनाया जा सकता है, या फिर यहाँ पे कोर्ट जो है यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है, या फिर सोसाइटी रिकॉग्नाइज पर्सन को विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर कोर्ट अगर उसको लग रहा है कि ये पर्सन फिट है तो उसको प्रोबेशन ऑफिसर डिक्लेयर कर सकता है। तो सेक्शन 13 में बताया गया कि प्रोबेशन ऑफिसर को कौन अपॉइंट कर सकता है। सेक्शन 15, probation officer to be public servant, very important. Every probation officer and every other officer appointed in pursuance of this act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. तो देखो यहाँ पे जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में फॉल होगा, और पब्लिक सर्वेंट जो है वो सेक्शन 21 ऑफ द IPC में बताया गया है। तो प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो पब्लिक सर्वेंट है। सेक्शन 17, पावर टू मेक रूल्स, ये एक्ट से रिलेटेड। द स्टेट गवर्नमेंट में विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। देखो ये एक्ट जो है वो सेंट्रल लेवल पे है, मतलब इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बट जो स्टेट जो है अपने स्टेट में जब भी एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है तब से उसका एनेक्टमेंट डेट आ जाता है, बट वो यूनिफॉर्म वो सेंट्रल एक्ट में अगर कुछ भी चेंजेस करना है बाय द स्टेट गवर्नमेंट तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स चेंज करने के लिए, बट विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर ही सकता है, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से वो चेंजेस कर सकता है। तो यहाँ पे MCQ का यही क्वेश्चन है कि कौन किस गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स चेंज करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पास है और स्टेट गवर्नमेंट के भी पास है, बट स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा फॉर मेकिंग द चेंजेस इन दिस एक्ट। सेक्शन 18, saving of operation of certain enactment, nothing in this act shall affect the provision of section 31 of the Reformatory Schools Act 1897
और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 of any law in force in any state relating to juvenile offender और बोस्टल स्कूल्स। बोस्टल स्कूल्स जो है वो फॉरेन में चल रहा है और फॉरेन में भी वहाँ पे प्रोबेशन से रिलेटेड जो लॉज है वो वहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है वो किस पे अप्लाई नहीं करेगा, तो रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट में अप्लाई नहीं करेगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अप्लाई नहीं करेगा, और जुवेनाइल ऑफेंडर्स और बोस्टल स्कूल्स से रिलेटेड अगर कुछ ऑफेंस है तो वहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो देखो इसमें आपको डिटेल याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पर्टिकुलर स्कूल्स के नाम याद करना है, रिफॉर्मेटरी स्कूल्स, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, juvenile offenders and borstal school. And lastly, section 19, section 562, now section 360 of CRPC of the code not to apply in certain areas. तो देखो मैंने इनिशियली आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड में कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 को आपको सीआरपीसी 1898 के साथ साथ सीआरपीसी 1973 में भी 73 के साथ भी आपको पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे जो सीआरपीसी में 1898 में जो पर्टिकुलर सेक्शंस की बात हो रही है, आई एम सॉरी, जो पर्टिकुलर सेक्शन 562 की बात कर रहे हैं, सीआरपीसी के नए अमेंडमेंट एक्ट में सेक्शन 562 तो है ही नहीं, हमारा तो टोटल 511 सेक्शन है नए सीआरपीसी में। तो नए सीआरपीसी में सेक्शन 360 को आपको पढ़ना है। सेक्शन 562 ऑफ द ओल्ड एक्ट एंड सेक्शन 360 ऑफ द न्यू सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट, वो क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18, सेक्शन 562 और सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी 1973 shall cease to apply to the states or parts thereof in which this act is brought into force। तो जहां पे भी ये पर्टिकुलर एक्ट को एनफोर्स किया गया है वहां पे सेक्शन 360 या सेक्शन 562 ऑफ द प्रीवियस सीआरपीसी एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको सीआरपीसी का पुराना एक्ट और सीआरपीसी का जो अमेंडमेंट एक्ट है 1973 दोनों के सेक्शंस पढ़ने हैं, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू सेक्शन 562 या सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी जो है वो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में अप्लाई नहीं करेगा इन सर्टेन एरियाज मतलब जो भी स्टेट, जो पर्टिकुलर स्टेट ने ये एक्ट को अमेंड किया हुआ है वहां पे ये सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहां पे मैंने प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 को पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसके बाहर के एमसीक्यू के क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हो सकते, मतलब जितने भी है मैंने सारे कवर यहां पे कर दिए। इसी के साथ मैं गुजरात जुडिशरी का सीरीज लेके आ रहा हूं जहां पे मैं जितने भी माइनर एक्ट है उसको कंप्लीट डिटेल में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर गुजरात जुडिशरी। थैंक यू।